नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और ये है इस हफ्ते का पहला खर्चा पानी। और मेरे साथ हैं आज के हमारे गेस्ट नरेंद्र ठाकुर, जो नरेंद्र ठाकुर, सॉरी, मुझे ठीक किया गया है। पिछले एपिसोड में मैंने नाम गलत लिया था, आज ही बातचीत की गई तो उन्होंने बताया मेरा सही नाम ये है। तो आई एम सॉरी नरेंद्र जी इसके लिए। और कोई बात नहीं। कैसे हैं, एक कैसा रहा वीकेंड? अच्छा रहा। वही आजकल तो एडमिशन हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसी में लगे हुए थे। जी। 100% कट ऑफ जारी है। हम लोग भी दुखी हैं कि बच्चों को मतलब इतना परसेंटेज ला के भी एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं और नहीं काम पा रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लंबे समय से रहा है वैसे। हाँ, काफी लंबे समय से मतलब 100%। हमारे टाइम में तो 70%, 75% ही आ जाता था कॉलेज टाइम में, 90s में। तो हम लोग तो मिठाई बांटते थे और बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन अब तो बच्चे 99% भी ला रहे हैं, तो उसमें दुखी हो जाते हैं जी। पेरेंट्स के साथ में। जी। एज ए टीचर हमें अच्छा नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है। हाँ। तो नरेंद्र जी हैं साथ में। नरेंद्र जी के साथ आज हम लोग दो बड़ी मसलों पर बातचीत करेंगे, जो इस समय के दो सबसे बड़े मसले हैं। एक है कोयले की किल्लत और दूसरा है टाटा के पास गई है एयर इंडिया। और सबसे पहले बातचीत कोयले के किल्लत में। तो नरेंद्र जी, कोयले की किल्लत पे हम लोग बातचीत जब करेंगे तो वहां पे दो तीन चीजें जरूर देखने की है। इस पूरी बातचीत में हम लोग को दो तीन चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक, प्रहलाद जोशी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि पावर डिसरप्शन का कोई थ्रेट नहीं है। देश के पास 24 दिनों तक की मांग पूरा करने का स्टॉक है। ठीक है, ये हम्म। एक बड़ी खबर है और बहुत जगह डिस्कशन भी हो रहा है इस खबर पे। लेकिन यहीं पे मैं कुछ राज्यों के नाम लूंगा नरेंद्र जी। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, ये लोड शेडिंग पर आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बारे में आज सुबह से खबरें चल रही हैं कि वो लोड शेडिंग करेंगे। केरल के बारे में चलने लगी हैं, पंजाब के बारे में चलने लगी हैं। महाराष्ट्र के कुछ रूरल इलाकों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पे एक्चुअली पावर की कटौती शुरू हो गई। लॉन्गर कट्स, थोड़ा सा इंटरमीडिएट किस्म के कट्स किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, दिल्ली में, तमिलनाडु का भी हाल है। सरकार कह रही है कि कोयले की किल्लत नहीं है और लोड शेडिंग की बातचीत हो रही है। क्या चक्कर क्या है ये? ये बात सही आपने कही कि प्रहलाद जोशी तो कह रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी तो किल्लत नहीं है और ठीक स्मूथ जो है वो सप्लाई है और डिस्ट्रीब्यूशन है कोल का, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जनरेशन का कोई इश्यू नहीं आएगा। अ, लेकिन जहाँ तक रियलिटीज हैं और जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे जो पब्लिक उनकी कंपनीज हैं, स्टेट कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, टाटा पावर या अडानी पावर, वो तो यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्टेज है, स्टॉक जो है डिप्लीट कर रहा है और आने वाले दिन में हमें कहीं ना कहीं पावर कट के लिए तैयार होना चाहिए। और ये भी खबरें आ रही है कि रूरल एरियाज में पावर कट अब आजकल हो रहे हैं। तो इसको जो है मुझे लगता है सीरियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटीज हैं वो different है। अब अच्छा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अ, इस तरह की जो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है या जो प्राइवेट कंपनीज बोल रही हैं, वो चीजें ना हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं हो। ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज इसमें बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है इसको पॉइंट आउट करना चाहिए नरेंद्र जी, कि जिन राज्यों का मैंने नाम लिया है कि ये लोड शेडिंग करने वाले हैं, पॉलिटिकल सेटअप, जो अगर पॉलिटिकल सेटअप की बात करें तो ये राज्य गैर भाजपा शासित राज्य है। ये नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है। तो क्या कोयले के आसपास भी एक बड़ी पॉलिटिक्स चला करती है इस देश में? क्या क्या रहा है कोयले का हिसाब किताब? और मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, रूरल स्टेट्स हैं, उसमें ये खबरें आ रही हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये खबर आ रही है, बिहार में आ रही है, तो गुजरात में है खबर इस तरह की। वहां पे तो बीजेपी रूल स्टेट ही है। और उसमें हमें गहराई में समझना भी होगा, मतलब मैक्रो लेवल पे क्या रीजन है शॉर्टेज के। तो मुझे चार रीजन लगते हैं जो जनरली बात कर ही रहे हैं, काफी इकोनॉमिक्स से बात कर रहे हैं या स्टेट लेवल पे भी इस तरह के जो है वो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण जो है वो ये है कि जो डिमांड इंक्रीज हुई इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर जो सेकंड जो वेव थी कोविड की,
उस टाइम जो है अब रिकवरी हो रही है इकोनॉमी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। एक और डिमांड इसलिए भी इंक्रीज हुई है कि जो वेदर जो है वो चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी दिल्ली में या मैं रहता हूँ या आप रहते हैं, तो वहां पे अभी भी जो वेदर है वो इस तरह का लग रहा है जैसे बहुत गर्मी है, तो उस कारण से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो रही है। एक तो पहला कारण ये है कि डिमांड बहुत इंक्रीज की है इस दौरान, और ग्लोबल वार्मिंग उसका फैक्टर भी है। और दूसरा कारण है सप्लाई का, और सप्लाई ये है कि कोल माइन जो एरियाज हैं वो खासकर बारिश जो हुई है, मानसून जो है वो सितंबर तक चली है, उस कारण से प्रोडक्शन भी डिस्ट्रक्ट हुआ है, उसमें भी प्रॉब्लम आई है, और डिस्पैच में डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आई है। इस कारण से मुश्किल हुआ है सप्लाई करना प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं। थर्ड रीजन जो है, जो इम्पोर्टेंट रीजन है इसका, वो है कि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं कोल को, हम जो कोयले को, उसका प्राइस जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़ गया है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कोल, उसका जो प्राइस था मार्च में वो $60 पर जो है वो था टन था, वो जो है अब जो है $160 जो है वो हो गया है। तो काफी मतलब 2.5-2.6 टाइम्स जो है ज्यादा इंक्रीज किया है मार्च 2021 में। और जो चौथा कारण लग रहा है इसका, वो ये है कि जो मॉनसून के टाइम में, मॉनसून से पहले जो है स्टॉक को वो इकट्ठा नहीं किया गया। जो कोयले का स्टॉक था वो इकट्ठा करना चाहिए था, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं चाहे वो स्टेट लेवल कंपनीज हैं, उन्होंने जो है स्टॉक इकट्ठा नहीं किया। इस कारण से अभी जो है वो किल्लत जो है महसूस कर रहे हैं। ये चार कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं जिससे कि हमें पता लग रहा है कि डिप्लेशन हो रहा है। अच्छा ठीक है, डिप्लीशन हो रहा है कोल रिजर्व्स का, मतलब माइनिंग तो एक तरह से चल ही रही थी, तो क्या इसमें वो दूसरे फैक्टर जरूरी नहीं है जिसमें राज्यों के हजारों हजार करोड़ कोयला कंपनियों पर बकाया जो लगे हुए हैं? क्या और या माल ढुलाई का जो तरीका है, कोयले की ढुलाई का जो एक पुरातन शासक तरीका है रेलवे से ढुलाई करना, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? क्या जाग रही, किधर जा रही चीजें? ये ब्रॉडर क्वेश्चन है सिद्धांत, और बहुत अच्छा प्रश्न भी है। इसको हम यदि फैक्चुअली समझें मैक्रो लेवल पे, तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज हैं या जो कोल इंडिया है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनकी बैलेंस शीट में, उसमें उसमें कोई दरार नहीं है, वो बात आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर लेवल पे ये भी देखना चाहिए कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसकी उनकी जो कॉस्टिंग है, उसको ठीक किया जा सकता है। मतलब इसमें मैं एक लेवल पे दर्शकों से ये भी क्लियर बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हमेशा जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आएंगे और वही एफिशिएंसी लाएंगे और उसके थ्रू ही हम जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चाहे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे वो ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा मैकेनिज्म भी है, जो कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम बात कर सकते हैं, या आगे हम खर्चा पानी में बात करेंगे कि कैसे जो है उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और वो एक एग्जांपल मुझे ऐसा भी रहा है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ जिससे दर्शक और समझ पाए। दिल्ली में आप देखिए कि किसी टाइम में प्राइवेट कंपनीज जो है इतनी हायर चार्ज कर रही थी, मेरे ख्याल आज से कोई 7-8 साल पहले, और जो उनकी सप्लाई भी थी उसमें भी बॉटलनेक था, उसमें भी गैप आ रहा था, बहुत सारे पावर कट्स हो रहे थे। लेकिन जैसे ही एक लेवल पे गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रीमलाइन किया है, तो मुझे लगता है कि पावर कट तो मैंने 4-5 साल से बिल्कुल नहीं देखा है, और जो प्राइसेस है वो भी कंट्रोल है। तो बहुत सारी मुझे लगता है जो दिल्ली से हमारे दर्शक वो जानते हैं कि पहले प्राइसेस जो है, चार्जेस जो है कितने 10,000, 15,000, 20,000 रुपए जो है मिडिल क्लास के आते थे, उसमें कमी आई है। तो मुझे लगता है विद इन सिस्टम ये चीजें ठीक की जा सकती हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि हर समस्या का या हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की इनएफिशिएंसी का या उसकी कॉस्टिंग का तरीका ही है कि आप प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को उनको सेल आउट कर दें, ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, तरीका क्या हो सकता है वो, मतलब क्या मिटिगेशन प्रोसेस हो सकती है, आपको क्या लगता एक तो यही है जो जो कारण है, मान लीजिए एक बात सही है, कोविड-19 पैंडेमिक में इस तरह की चीजें पहली बार फेस की गई हैं, या ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशन है अभी अभी फेस की जा रही है।
लेकिन गवर्नमेंट्स तैयार भी हो रही है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, जब वो बाइडेन से मिल रहे हैं तो एनवायरनमेंट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस तरह से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली या ग्रीन जो है वो जीडीपी की बात कर रहे हैं, इसलिए तो उस एजेंडे पे भी काम गवर्नमेंट कर सकती है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काम कर सकती है और उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी को। और मैं इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए यदि वो दिल्ली में हो सकता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इम्प्रूव करने का या जो प्राइवेट कंपनीज है उनको रेगुलेट करने का, तो और स्टेट में भी हो सकता है, उसमें कोई राय नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग नरेंद्र जी अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक टाटा और एयर इंडिया का है। एयर इंडिया की बिडिंग में टाटा ने सबसे ऊंची बोली 18,000 करोड़। जो जानकारी सामने आती है इसके बाद एयर इंडिया को सरकार टाटा को बेच देगी। बहुत खबरों की दुनिया बहुत गर्म रही इस पूरी खबर को लेकर और सोशल मीडिया भी काफी गुलजार रहा कि तमाम कीवर्ड्स बुने गए, तमाम ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह लिखे गए इसके आसपास जब टाटा को एयर इंडिया का स्वामित्व मिला। लेकिन एक कहावत है हिंदी की, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, हाथी खरीदना आसान, पालना मुश्किल। टाटा ने हाथी खरीदा, ठीक है, इसकी पालन पोषण में, हाथी के पालन पोषण में दिक्कत होगी। और दिक्कत कहाँ होगी? कुछ फैक्टर्स को लेकर होगी। सबसे जरूरी बात कि कंपनी का जो इवैल्यूएशन है वो 72,000 करोड़ के आसपास का है और टाटा 18,000 करोड़ में कैसे खरीद रहा है ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। ठीक है, दूसरा, एम्प्लॉइज इस समय एयर इंडिया के पास लगभग 13,500 के आसपास एम्प्लॉइज हैं और जो आपका फ्लीट है वो लगभग 141 एयरक्राफ्ट का है और अभी से लेकर 1 साल तक इन एम्प्लॉइज को टाटा को रिटेन करना है। 1 साल बाद इन एम्प्लॉइज का क्या होगा? एयर इंडिया के उस भारी भरकम डेट का क्या होगा? एयर इंडिया की उस पूरी पूरी कठिन प्रणाली का क्या होगा जिसके तहत वो पूरी डूब गई वो कंपनी? तो नरेंद्र जी, आपके पाले में क्या है? ये बात सही है एक लेवल तक कि टाटा ने 1932 के बाद दोबारा जो है एक तरह से टेक ओवर कर लिया है अपनी ही उस एयरलाइंस को जो एयर इंडिया है। और 1953 में वो नेशनलाइज की गई थी। जेआरडी टाटा ने 1932 में स्टार्ट किया था, लेकिन 1953 में जो है वो नेहरू ने उसको नेशनलाइज कर दिया। तो सात दशकों के बाद जो है टाटा दोबारा अपनी ही कैरियर को दोबारा वापस ले रहा है। इसका मतलब पब्लिक कैरियर जो है प्राइवेट कैरियर बन रहा है। उसमें चैलेंजेस हैं, लेकिन इतने भी चैलेंजेस मुझे इस तरह नहीं लगते हैं। उसका कारण ये है, आप देखिए कि लोन जो है, जो आउटस्टैंडिंग लोन है एयर इंडिया का, ये बात सही है कि बिड ये जो है वो मिली है टाटा सन्स को, उसमें 61,562 है, लगभग 62,000 करोड़ रुपए जो है लोन है। वो जो लोन है उसमें से इस टाइम जो टाटा पे करेगा वो उसका 25% शेयर पे करेगा। तो एक लेवल पे कह सकते हैं ये कॉस्ट जो है टाटा के पास गई है। और वो कितना परसेंट है? 25% जो है वो 62,000 करोड़, मैं इसको राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 62,000 करोड़ का 25% हुआ 15,300 करोड़ रुपए जो है वो टाटा वो लोन जो है वो टेक ओवर कर रही है, पे कर रहे हैं, टाटा सन्स पे कर रहे हैं। और 2,700 करोड़ रुपए जो है वो कैश देगी गवर्नमेंट को, बिड जो है खरीदा गया। तो इसका मतलब 18,000 करोड़ रुपए में 15,300 करोड़ रुपए जो लोन लिया गया है और 2,700 करोड़ रुपए जो है वो कैश देगी टाटा सन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये बात सही है अभी भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लेवल पे सही है कि वो 25% दे रही है, 15,300 करोड़ रुपए दे रही है। लेकिन जो 62,000 करोड़ रुपए लोन था एयर इंडिया का, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एक ऐसी कंपनी बनाई है जिसके जिम्मे जो बचा हुआ 75% जो शेयर है लोन का वो पे करेगी। वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए अभी भी गवर्नमेंट पे करेगी। इसलिए ये कह देना कि ये हाथी है, मुझे लगता है कि इसको हमें गहराई से समझने की जरूरत है। इसलिए अभी भी 75% लोन जो है वो अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है लोन। तो सिर्फ क्या कहने को कहें हम कि 2,700 करोड़ रुपए तो कैश दे रहे हैं, 15,300 करोड़ तो लोन यदि टेक ओवर कर रही है टाटा, तो 25% बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है।
एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही जिसको कि हमें और डिटेल समझना होगा, वो है भविष्य क्या होगा इन वर्कर्स का, जो आप कह रहे हैं 12-13 हजार जो वर्कर्स हैं जो एयर इंडिया में काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा डिटेल हम थोड़ा एनालिसिस करें, उसको समझें। उसमें इस ये जो लगभग 12-13 हजार जो एम्प्लॉयज हैं, उनमें से 8 हजार परमानेंट हैं और 4 हजार जो है, 4-5 हजार जो कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसका मतलब कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं इंडिया के, परमानेंट। तो उनका क्या होगा? आप एक लेवल पे कह सकते हैं टाटा के लिए वो कॉस्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हाथी है, वो खरीद दिया है। लेकिन इसमें बहुत सारे लिवरेज भी है। लिवरेज क्या है? लिवरेज ये है कि आने वाले 5 सालों में 5 हजार एम्प्लॉय, 8 हजार में से 5 हजार एम्प्लॉय रिटायर हो जाएंगे, तो बचे कितने? 3 हजार। तो 3 हजार एम्प्लॉय की कॉस्ट के लिए भी मुझे लगता है एक और विंडो दिया गया है, और वो विंडो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। उसमें जो है आराम से एयर इंडिया उनको भी वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे सकती है 3 हजार। बचे क्या? 4 हजार कंट्रैक्चुअल वर्कर्स। तो इसका मतलब हम ये सीधा सीधा कहें, चाहे वो लोन के रूप में बात कर रहे हैं हम, 25% शेयर जो है एयर इंडिया का जो है वो टाटा के पास गया है, या वर्कर्स जो है वो चले गए हैं, लेकिन रियलिटी इनकी ये है, मतलब इनकी जो इन डेप्थ में जब एनालिसिस करें एक्चुअली हम देख रहे हैं, तो क्लियरली ये बहुत बड़ी जीत है टाटा के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट। अच्छा, और जो बचा कुछ डेट सेटलमेंट है वो कैसे होगा? क्योंकि सरकार की विचार कर रही थी, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर पढ़ रहा था कि सरकार 30,000 करोड़ के बॉन्ड बेचने वाली है एयर इंडिया के। ऐसे विचार में है कि बॉन्ड बेच सकती है कि एयर इंडिया के ड्यूज रिपे किए जा सके। अभी वही मोडस ऑपरेंडी और वही पूरा डेट का सिस्टम, वो पूरा भार टाटा के सिर पे गिर गया। क्या करेंगे? बिल्कुल, ये आप ठीक ही बोल रहे हैं कि यदि यदि गवर्नमेंट का प्लान है, ऑब्वियस है, यदि ये मैं AIHL, हाँ इसको मैं कह रहा हूँ एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ने कहा है वो हम बनाएंगे, उसके थ्रू जो है लोन है वो रिपे करेंगे 40,000 करोड़ रुपए जो बच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो उनको एक लेवल पे बॉन्ड भी इशू करना पड़ेगा, और बॉन्ड के थ्रू भी जो है वो पैसा इकट्ठा किया जाएगा और उसको रिपे किया जाएगा। ये बात सही है। इसका मतलब हुआ कि टाटा उसमें उसमें भी जो है अपना प्रॉफिट जो है या मार्केट वैल्यू जो है उसका हायर लेवल पे उसका गेन है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट है या पब्लिक एक्सचेंज। एक और सिद्धांत एस्टिमेट आ रहा है जिसको कि आगे वेरीफाई भी किया जा सकता है, और मुझे लगता है काफी इकोनॉमिक्स में ये कहा भी है। इतनी सारी प्रॉपर्टी जो एयर इंडिया की, अभी तो हम लोन की बात कर रहे हैं कि जी 62,000 करोड़ रुपए जो है लोन था एयर इंडिया का, उसमें से 25% जो है वो टाटा ने ले लिया है, 75% अभी भी वो गवर्नमेंट के पास है, और 2,700 करोड़ रुपए दे के पूरा जो है ऑनरशिप अपने पास चले गई है। तो जो 7 दशक पहले जो स्थिति थी टाटा की, दोबारा वो एक तरह से दोबारा उनके पास आ गई। उसके अलावा जो मैं एस्टिमेट की जो बात कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अभी भी टोटल वैल्यूएशन जो मार्केट वैल्यूएशन है टाटा की वो 72,000 करोड़ रुपए है। क्योंकि लोन एक अमाउंट है, लेकिन 72,000 करोड़ रुपया उनकी एसेट्स हैं, मतलब उनके एक तरह से कहीं पार्किंग स्पेसेस हैं, उनके जो है वहां पे रनवे हैं, वो इवन लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट में जो है रनवे जो है उन्होंने ले रखे हैं। तो या डिफरेंट जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो उसको वैल्यूएशन करके जो 32,000 करोड़ रुपए अभी भी एयर इंडिया का है, जो कि वैल्यूएशन में नहीं रखा गया है। यदि उसको रख दिया जाए तो मुझे लगता है कि देखिए ना कि ये हाथी नहीं हो गया, एक तरह से इतनी बड़ी जीत हो गई, मार्केट विन हुई है टाटा के लिए, कि जो आने वाले दिनों में बहुत फायदा जो है टाटा को होगा। जिसको चतुरंगिणी सेना कहते थे। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, टैलेंट टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।